हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द ग्रास रूट एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो आने वाली यूपी लेखपाल की परीक्षा है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 5 सवाल उससे पूछने की संभावना होती है, तो हम उसी के लिए मतलब स्पेशली समझेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, कौन कौन से एक्ट बने हैं और किन एक्ट का क्या यूज है और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कौन सी प्रावधान है या चीजें की जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर, आप सबसे ही डिजास्टर जो चीज अचानक हो, त्वरित हो, एकाएक हो, मतलब अचानक घटने वाली विनाशकारी घटना। जिसमें क्या होता है, चीजों का, अब वो चीज कोई भी हो सकती है, जीवन का जीवन की हानि, ठीक है, या मानव पीड़ा, संपत्ति की क्षति, पर्यावरण विनाश या गिरावट, ठीक है। और जो आपदा का कारण होता है वो दोनों प्राकृतिक हो सकता है, मानव निर्मित हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई दुर्घटना या लापरवाही भी हो सकता है। और प्रभाव क्या होता है, प्रभावित क्षेत्र से समुदाय का मुकाबला करने की क्षमता से परे, बियॉन्ड द कम्युनिटी। मतलब आपदा तभी उसको कहते हैं ना कि वो आया और बहुत सारा विनाश कर ले गया, आया अचानक और बहुत विनाश हो गया। तो सिंपल देख लिए आपदा क्या है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार कारण उसके प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं, जो इसके परिणाम से जीवन या मानव पीड़ा, संपत्ति की क्षति या पर्यावरण की क्षति होती है। प्रभाव किस पे छोड़ता है, प्रभावित क्षेत्र के समुदाय का मुकाबला करने की क्षमता से परे। ऐसे क्षेत्रीय प्रभावित होते हैं किसी डिजास्टर से, आपदा से, जो उस डिजास्टर को, मतलब उस आपदा को झेलने की तैयार ना हो या उनके अंदर वो शक्ति ना हो आपदा को झेलने की। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब बात करते हैं आपदा, डिजास्टर की जो आपदाएं हैं उनके वर्गीकरण की। तो आपदाओं का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, एक तो प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जैसे जो जो नेचर जनित होती है, जो प्रकृति से जनित होती है। सो जैसे जो मौसमी होती है, मौसम के कारण, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, हिम वर्षा हो गया, हिम झंझावात हो गया, ओलावृष्टि हो गया, ठीक है, ये मौसम के कारण होती है। बात करते हैं स्थलाकृति या टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल मतलब जो लैंडफॉर्म, टोपोग्राफिक सॉयल वहां के रॉक सिस्टम के कारण होती है। उसकी बात करें तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, उल्काएं हो गई, लिम्नाटिक उद्बेटन हो गया, ये टोपोग्राफी वहां के लैंडफॉर्म की वजह से होती है, ठीक है। बात करते हैं इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय से। तो वैश्विक तापमान, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है, गर्मी कितनी ज्यादा पड़ने लगी है। सौर ज्वाला, एल नीनो, दक्षिण दोलन और ओजोन की वजह से। जैविक की बात करें तो रोगजनक सूक्ष्मजीव, विषाक्त पदार्थ जैसे कोविड वगैरह थी, तो ये उसकी बात कर रहा है कि बायोलॉजिकल होते हैं, इन्वायरमेंटल होते हैं, टोपोग्राफिकल होते हैं और मेट्रोलॉजिकल होते हैं। ये प्राकृतिक आपदा होते हैं। वहीं पर जो मैनमेड होती है या मानव जनित आपदा होती है, वो होती है तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल, मतलब परिवहन दुर्घटना, सार्वजनिक स्थान आगजनी, ये सब। औद्योगिक या रासायनिक की बात करें तो रासायनिक रिसाव, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी में रिलीज हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई। वहाँ की हवा पूरी पूरी दूषित हो गई थी। रेडियोधर्मी रिसाव। बात युद्ध और संघर्ष की बात करें तो आतंकवाद, रासायनिक आतंकवाद, आंतरिक संघर्ष और नागरिक अशांति, ये भी है। अब देखते हैं भारत में आपदा प्रबंधन और इसकी अवस्थाएं, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई और अभी इसकी क्या अवस्था है। तो सबसे पहले मंत्रालय की बात करते हैं। तो 1999 में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता था आपदा प्रबंधन, 2002 से, और अब तक ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। भारत सरकार ने 31 आपदाओं को 5 उपसमूहों में बांटा गया है। कौन कौन से, जल तथा पर्यावरण, भूभौतिकी, रासायनिक, औद्योगिक और नाभिकीय, दुर्घटना संबंधी और जैविक आपदाएं। बात करते हैं आपदा प्रबंधन की अवस्थाओं की। तो 3 फेज में होता है। पहला, आपदा से पूर्व रोकथाम या कम करने का डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है। इसका आप देखिए, डिजास्टर को मैनेज करना, डिजास्टर का मैनेजमेंट करना, ठीक है, वही बात कर रहा है कि आपदा प्रबंधन की 3 अवस्थाएं होती है। पहला तो हम आपदा से, हमें पता होता है कि आपदा आएगी या आ सकती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोकथाम या कम करने की कोशिश करते हैं। जब आपदा के दौरान हम क्या करते हैं, राहत पहुंचाना और बचाव का कार्य करते हैं। और आपदा के बाद हम पुनर्विकास या फिर रीडेवलपमेंट या बहाली करते हैं, ठीक है, लोगों को ऐसी सुविधाएं देते हैं। बात करते हैं आपदा का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। तो एक व्यक्ति पर वो मनोवैज्ञानिक, भावात्मक आघात, चोट, बीमारी, ये सब होता है। ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो संपत्ति का विनाश होता है। शासन या गवर्नेंस पे क्या नुकसान होता है, तो सेवाओं सुविधाओं का हानि होता है। सामाजिक बात करें तो सबसे नकारात्मक प्रभाव इसका महिलाओं और बच्चों और बेजुबानों पर पड़ता है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का क्षरण होता है। ये था कि आपदा से क्या क्या नुकसान होता है,
विभिन्न चीजों को, व्यक्ति, ढांचा, शासन, सामाजिक और पर्यावरण की। अब बात करते हैं खतरा की। तो संभावित रूप से हानिकारक भौतिक घटना या मानव गतिविधि जो जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय गतिविधियों से हो, तो होता है हाजर्ड या खतरा। खतरा क्या होता है? जो नुकसान पहुंचाए। अभी अब सिंपल भाषा में कि संभावित रूप से जो हानिकारक हो, जो नुकसान पहुंचाए, ये मानव निर्मित भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है, उसी को खतरा बोलते हैं। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो यह वीकनेस या कमजोरी, मतलब बोलता है ना कि ये सेक्शन बहुत वल्नरेबल है, मतलब वो वीक है, कमजोर है, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वही है, आपदा आने से अधिक नुकसान की संभावना इन्हीं की होती है। उदाहरण के लिए कच्चे मकान हो गए जो भूकंप से गिर जाएंगे, नदी किनारे गांव हो गए जो बाढ़ से बह जाएंगे, गरीब संसाधन गांव और गरीब लोग हो गए जिनके पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, प्रकार की बात करें तो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीन तरह के जो वल्नरेबिलिटी होती है। एक भौतिक, जैसे फिजिकली किसी का लकड़ी घर है तो टूटने या गिरने की ज्यादा संभावना रहती है आपदा के दौरान। सामाजिक की बात करें तो जो समाज बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट बना के रखता है, सुसंगठित रहता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है, चीजों के बारे में सोचता है, वो कम नुकसान झेलता है। जो बिखरे बिखरे रहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, उनको ज्यादा नुकसान होता है। आर्थिक की बात करें तो श्रम या झुग्गी को ज्यादा नुकसान होता है। जोखिम या रिस्क की बात करें, ठीक है, रिस्क के कारक की तो खतरे की प्रकृति, तत्वों व घटकों की सुविधता और तत्वों का आर्थिक मूल्य। ठीक है, जोखिम रिस्क तो जो स्तर के कारक है, रिस्क है तो खतरे की प्रकृति, तत्वों व घटकों की सुरक्षा और तत्वों का आर्थिक मूल्य। जी आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आपदा पूर्व उपाय की, प्री डिजास्टर मेजर्स की, मिटिगेशन वर्सेस प्रिपेयर्डनेस की। तो मिटिगेशन क्या होती है? मिटिगेशन रोकथाम या शमन होता है, और तैयारी प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? किसी चीज की तैयारी होती है। तो वही बताया गया कि प्री डिजास्टर मेजर्स, अभी डिजास्टर आया नहीं है, ठीक है, मतलब आपको पता होता है कि ये डिजास्टर क्षेत्र डिजास्टर प्रोन है, तो अपन क्या करते हैं? उसकी रोकथाम या मिटिगेशन करते हैं और तैयारी करते हैं। देखने के लिए क्या है रोकथाम या शमन? मिटिगेशन क्या है? तो आपदा के परिणाम को रोकने या कम करने का दीर्घकालिक प्रभाव। हम एक लंबा प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान सोच के रखते हैं कि कैसे आपदा आएगी तो हम उससे बचेंगे, उसको कम करेंगे। ठीक है, अगर संरचना या स्ट्रक्चरल उस लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो गहरी जड़ों वाली वनस्पति, मैंग्रोव लगाना। ठीक है, बेहतर भवन मानक होता क्या है कि अगर आप मैंग्रोव वगैरह लगाएंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे तो जब आपदा आएगी या सुनामी वगैरह आएगी तो क्या होता है? वो पकड़ के रखती है, रूट उस सॉइल को, वहां के सॉइल को पकड़ के रखती है। तो आप चाहे सुनामी ले लीजिए या कुछ भी ऐसी जगह, तो उस रूट को पकड़ के रखती थी, तो वो नुकसान कम करती है। ठीक है, सुनामी के केस में आप देखिए साउथ के कुछ स्टेट्स प्रॉपर पूरा पूरा मैंग्रोव वगैरह लगा के रखे हैं, प्लांटेशन वगैरह करके रखे हैं कि जब सुनामी आती है या तेज लहरें आती है तो नुकसान कम होता है। ठीक है, गैर संरचनात्मक की बात करें, नॉन स्ट्रक्चरल की, तो बेहतर फसल योजना, भूमि उपयोग योजना, भवन सुरक्षा संहिता और जन जागरूकता और प्रशिक्षण। बात करें दो चरण अनुक्रम की, तो पहला जोखिम वाले घटकों की सूची, दूसरा सुविधता का आकलन। मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करें तो प्राथमिकता, निगरानी वही मूल्यांकन और सहभागिता दृष्टिकोण। तो यह है रोकथाम या शमन मिटिगेशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोकथाम के अंदर आता है, कौन सा तैयारी के अंदर आता है, तो याद रखिएगा आप क्या है, ये संरचनात्मक कर सकते हैं जिसमें गहरी जड़ों वाले पौधे या अच्छा बेहतर बिल्डिंग बना सकते हैं। गैर संरचनात्मक तो आप बेहतर फसल योजना ला सकते हैं, भूमि उपयोग योजना ला सकते हैं, भवन सुरक्षा संहिता ला सकते हैं, जन जागरूकता और प्रशिक्षण दे सकते हैं मिटिगेशन के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए। दो चरण अनुक्रम की बात करें तो पहला जोखिम घटकों की सूची बनाए, दूसरा सुविधता का आकलन कीजिए। मार्गदर्शक सिद्धांत के क्या कहा गया है? तो प्राथमिक निगरानी या मूल्यांकन करना और सहभागी दृष्टिकोण को पहचानना। बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी क्या है? जीवन या संपत्ति क्षति कम करने की अल्पकालिक प्रक्रिया। ठीक है, कि अगर एक तैयारी करके रखिए, अगर डिजास्टर आ गई तो उससे कम से कम, मतलब ऐसा जब डिजास्टर आए तो हमको कम से कम नुकसान पहुंचाए, चाहे वो किसी के जीवन का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो। तो उसी की बात कर रहे हैं तैयारी की। उपाय क्या है? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन किट, अस्पताल, मोबाइल अस्पताल और निकासी योजनाएं। मतलब जब डिजास्टर आए तो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, आप पहले से लोगों को बता दो कि डिजास्टर आने वाला है। आपातकालीन किट, आपातकालीन बेड, डॉक्टर, नर्सेस और मोबाइल अस्पताल, मतलब चलता फिरता एक अस्पताल बना के रखिए। निकासी योजना है, वहां से निकलने के लिए, बचने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, ठीक है, कुछ ऐसा योजना बना के रखिए कि अगर डिजास्टर आए तो लोग कैसे बचेंगे, किनको, जैसे महिलाओं को हो गया, बुजुर्गों को हो गया, बच्चों को हो गया, उनको कैसे बचाना, एक प्लानिंग का बात है। बात करते हैं मॉक ड्रिल की, तो स्थानीय आबादी पहला प्रत्युक्त करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स है, इसलिए रिहर्सल जरूरी है। मतलब अगर आप डिजास्टर, जैसे आप स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे ना, तो कभी कभी ऐसा कराया जाता होगा कि एक मॉक ड्रिल है भूकंप के प्रति या आग लगने के प्रति, तो वही है, आप प्रैक्टिस करा के रहिए कि अगर आती है तो लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। आप उन लोग के हैबिट में चीज डालनी पड़ेगी, अब वो किसके थ्रू होगी? मॉक ड्रिल के थ्रू होगी।
मार्गदर्शक सिद्धांत की बात करें तो संस्थागत ढांचा, सूचना प्रणाली, चेतावना प्रणाली, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपको दोनों चीज के बारे में बात करिए, हमने रोकथाम या समाधान के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं आपदा प्रतिक्रिया और पश्चात, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होता है वो सीबीआरएन आपदाओं में अपन निभाते हैं। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया किसमें देते हैं? जो सीबीआरएन आपदा होती है। सीबीआरएन आपदा मतलब जो केमिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है, रेडियोलॉजिकल होती है और न्यूक्लियर होती है। ठीक है, इनके प्रति अपना रिस्पॉन्स होता है। मतलब जैसे कि कुछ हुआ, इसमें से कोई गैस रिलीज हो गई, कोई बैक्टीरिया वायरस फैलने लगा, कोई विकिरण होने लगा, कोई न्यूक्लियर चीज फैलने लगी, तो अपन क्या करते हैं? अपन उसके लिए एक रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। केंद्र सरकार वित्तीय सहायता और एनडीआरएफ, सीएपीएफ तैनात करती है। ठीक है, ये क्या करती है? रिस्पॉन्स, इसके प्रति एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है केंद्र सरकार। ठीक है, किसके थ्रू? एनडीआरएफ और सीएपीएफ को तैनात करती है कि इसका जो इसके प्रति रिस्पॉन्स किया जाए। किसके प्रति? सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन और न्यूक्लियर। बात करते हैं रिकवरी टाइमलाइन की। तो पहला चरण क्या होता है? 3 से 18 महीने नगद बाजार अस्थायी आश्रय। मतलब मान लीजिए कहीं पे आपदा प्रक्रिया आ गई है, आपदा शुरू हो गई है, तो उसको कैसे सेटल आउट करेंगे, कैसे उससे डील करेंगे। तो जो पहला चरण होता है कि 3 से 18 महीने तक नगद बाजार अस्थायी आश्रय, उनको कहीं टिकाया जाएगा, कहीं कैंप में लगाया जाएगा और उनको जो मुहैया चीजें जो बेसिक है वो दिया जाएगा। फिर मध्य अवधि में उनको उस चीजों के अंदर, मतलब होता है ना कभी कभी किसी एक कोई ट्रॉमेटाइज हो जाता है किसी आपदा से, तो उनको सेटल आउट किया जाएगा। और जब दीर्घ अवधि की बात करें, दीर्घ अवधि में 10 वर्षों के भीतर उन्हें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। मतलब कहाँ रहेंगे, क्या चीज रहेंगे, एजुकेशन, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी की बात हो रहा है। बात करते हैं पुनर्वास और पुनर्निर्माण की। तो पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, मतलब सामान्य जीवन फिर से शुरू करना, इसी को बोलते हैं पुनर्वास। तो दो आप इस चीज को पता होना चाहिए कि पुनर्निर्माण क्या है और पुनर्वास क्या है। तो पुनर्वास क्या है? सामान्य जीवन फिर से शुरू करना, पुनर्वास है। और पुनर्निर्माण क्या है? पहले से उच्च और सुरक्षित मानक पर दोबारा निर्माण करना। पुनर्निर्माण, पहले से उच्च और सुरक्षित मानक पर दोबारा निर्माण करना, पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण, पहले से उच्च और सुरक्षित मानक द्वारा दोबारा निर्माण। पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, सामान्य जीवन फिर से शुरू करना एक पुनर्वास है। 4 प्रकार के होते हैं पुनर्वास: भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। ठीक है, उदाहरण के लिए कटी हुई बिजली लाइन को तुरंत चालू करना एक रिहेबिलिटेशन है। तो अब रिहेबिलिटेशन का शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि अब ये भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, घर बनाना, समाज को फिर संगठित करना, अगर कोई ट्रॉमेटाइज हो गया तो उसको मेंटली हील करना, आर्थिक मतलब उसको सब्सिडी देना, उसको पैसे देना, उसके रोजगार के थ्रू उसको कुछ ऐसा रोजगार मुहैया कराना कि उसके हाथ में पैसे हैं। तो उसी की बात कर रहा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत की विविधता परिच्छेदिका, मतलब इंडियाज वर्नेबिलिटी प्रोफाइल। जैसे अब इसमें अपन ये बात करेंगे कि किस किस चीजों से खतरा है और अपन इससे कैसे बच सकते हैं। तो मतलब इसमें बात किया गया है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में किन किन चीजों से खतरा कितना परसेंट है। सबसे पहले भूकंप की बात करते हैं, तो 59%, लगभग 60%। तो मुझे याद करेगा, 59% क्षेत्रफल जो कि जोन 25 के अंदर आता है, मतलब लगभग वही 60% में कह ही रहा था। इसमें कौन कौन सा आता है? हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे सुविधा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है। गुजरात के कच्छ एरिया में आया हुआ है तब 1819, 56 और 2001 में भूकंप। महाराष्ट्र के कोयना में 1967 और 1993 में भूकंप आया हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा प्रोन कहाँ पे आया हुआ है, गुजरात में, महाराष्ट्र में। और कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रोन है? तो हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सबसे ज्यादा, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं वो भी सब प्रोन है किसके? अर्थक्वेक के। बात करते हैं सूखा का, तो 68% बुआई क्षेत्र, नेट सोन एरिया, जो 68% जो बुआई क्षेत्र है वो सूखा से वो हैम्पर्ड है। बात करते हैं चक्रवात की, तो तट रेखा 7516 किलोमीटर की है, भारत की तट रेखा। ठीक है, और वर्तमान 2025 में आंकड़े बताते हैं कि 1198.8 किलोमीटर, जो कि 76% भाग प्रभावित है। ठीक है, किससे? चक्रवात से। तो विश्व का 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय तट पर आता है। ठीक है, वहीं बात करें हम बाढ़ की, तो 15%, सॉरी, बाढ़ में 12% भूभाग, लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर, जो कि पश्चिमी यूपी की अपेक्षा पूर्वी यूपी में अधिक होती है। पूर्वी यूपी में आप देखिए ना, पूर्वी यूपी एक तो ढलान पे है ही है, ऊपर से नदियां आती हैं, गंडक वगैरह, राप्ती वगैरह, जब बारिश होती है तो पानी उधर ही जाता है। आप देखो ना, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, उधर बाढ़ बहुत होती है। तो ये बाढ़ की बात कर रहा है। भूस्खलन की बात करें तो विश्व के 30% भूस्खलन हिमालय पर्वतमाला में आते हैं और पश्चिमी घाट केरल भी संवेदनशील है। ठीक है, राष्ट्रीय रेक्टिफिट कार्यक्रम की बात करें तो पुरानी इमारतों को बिना तोड़े सुरक्षित और आधुनिक बनाना, क्या है? नेशनल रेट्रोफिट प्रोग्राम। ठीक है, तो अपन ने अर्थक्वेक देख लिया, भूस्खलन देख लिया,
ड्रॉट देख लिया, चक्रवात देख लिया, बाढ़ देख लिया। ये क्या था, भारत के इंडिया वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल, भारत के कौन कौन से क्षेत्र किस किस चीज के लिए वल्नरेबल है, कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं या आती हैं, उसके बारे में देखा भारत की विविधता परीक्षा में। अब बात करते हैं विशिष्ट आपदाएं, मतलब जो आपदाएं हैं उनके बारे में जानते हैं, कौन सी आपदा होती है, क्यों आती है। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंप की। तो भूकंप क्या है, भूकंप का कारण क्या होता है, पृथ्वी की क्रस्ट जो आउटर लेयर होती है उसमें आकस्मिक ऊर्जा का निष्कासन। ये जो क्रस्ट है, अब ये इधर से लावा वगैरह आकस्मिक निकलता है, तो यहीं से जनरेट होती है एनर्जी, तो ये हिलती डुलती है, कभी लावा निकलती है, तो उसी का बात करते हैं भूकंप। जब एक्सटर्नल लेयर कांपती है, एनर्जी निकलती है, तो कंपन होता है, उसी से भूकंप आता है। ठीक है, प्रभाव कंपन, भविष्यवाणी करना बहुत असंभव है कि कब लावा से निकल जाए, तो बहुत रेयर ही होता है कि आप भविष्य इसको बता पाओ कि यहाँ भूकंप आ सकता है। बचाव, पेड़ काटने से जड़ें कमजोर होती है और भूकंप या लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। ठीक है, विशेषकर हिमालय में। तो वही बात बोल रहे थे कि पेड़ वगैरह लगाने से भूकंप का खतरा कम होता है। तो पेड़ काटने से जड़ें कमजोर होती है और भूकंप या लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है, इसलिए पेड़ ना काटे जाए। पेड़ क्या करता है, पेड़ बेसिकली क्या करता है, सॉइल को, वहां की मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो भूकंप वगैरह आता है ना, तो वो उस जगह को, उस लेयर को बचाता है। ठीक है, बात करते हैं सुनामी की। तो कारण समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी या उल्कापिंड। ठीक है, सभी समुद्री भूकंप सुनामी नहीं लाते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर कुछ भूकंप हो गया, कोई ज्वालामुखी आया, तो उसकी लेयर, वहां की वाटर क्या होती है, डिस्प्लेस होगी, तो वो सुनामी का कारण बनती है। जरूरी नहीं है कि सभी समुद्री भूकंप सुनामी हो। ठीक है, लहरों की बात करें तो जमीन पर 30 मीटर से अधिक ऊंची उठती है इसमें। और शिवेद क्षेत्र की बात करें तो प्रशांत अग्निवलय, वही रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर के चारों तरफ हमेशा से ही सुनामी आने का खतरा रहता है, और वहां पे ज्वालामुखी भी ज्यादा, ज्वालामुखी के उद्गम क्षेत्र भी ज्यादा है, तो वहां पे ज्वालामुखी और सुनामी दोनों का खतरा रिंग ऑफ फायर की तरफ ज्यादा रहता है। पूर्वी और पश्चिम दोनों भारतीय तट पर भी इसका खतरा बना रहता है। भारत में तबाही की बात करें, 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु, केरल और अंडमान में भयानक तबाही आई थी सुनामी के द्वारा। बात करें सुनामी के शमन के उपाय की, तो पहला इंक्वाइज है, कहाँ पे, हैदराबाद में। भारतीय सुनामी प्रारंभिक जो चेतावनी प्रणाली है वो जारी करता है, और ये हिंद महासागर के 24 देशों के लिए बनाई गई है। जैव शील्ड की बात करें, बायोशील्ड की, तो मैंग्रोव वन और नारियल पेड़ सुनामी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इन्हें काटना खतरनाक है, इसलिए बोलते हैं जो कोस्टल प्रदेश है, ठीक है, स्टेट्स है, वो अपने मैंग्रोव नारियल पेड़ों को अपने कोस्टल साइड में लगाएं, तो जब सुनामी वगैरह आती है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेव्स को स्लो कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में दो चीजें, निम्न वायुमंडलीय दाब का केंद्र होता है। क्वेश्चन सीधा से पूछेगा कि चक्रवात किसका केंद्र होता है, तो निम्न वायुमंडलीय दाब, जिसको लो प्रेशर बोलते हैं, इसका केंद्र होता है। ठीक है, चक्रवात। दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में वामर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, याद रखेगा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी, उत्तरी में एंटी, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। तो उत्तरी में एंटी, याद रखिए, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। समय की बात करें तो मई, जून और अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, जो कि ठंडी के समय बंगाल की खाड़ी में पानी देर से गर्म और ठंडा होता है, इसलिए मई, जून और अक्टूबर, नवंबर ठंड के टाइम भी आने की संभावना इसकी होती है। उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में विश्व के 7% चक्रवात आते हैं, ये एक फैक्ट है, ऐसे लिख दिया गया है कि उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में विश्व के लगभग 7% चक्रवात आते हैं। ट्रैकिंग की बात करें तो आईएमडी द्वारा इनसैट सैटेलाइट के जरिए इसको ट्रैक किया जाता है। प्रोजेक्ट की बात करें तो विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना जारी की गई है या लाया गया है। अगला बात करते हैं बाढ़ के बारे में। तो कारण भारी वर्षा, नदियों की गाद और भूस्खलन, वनों की कटाई। ठीक है, भूस्खलन, वनों की कटाई और शहरों का अतिक्रमण की वजह से बाढ़ आती है। फ्लैश फ्लड की बात करें तो भारी वर्षा के 6 घंटों के भीतर बादल फटना। ठीक है, होता क्या है कि एक जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे हो जाती है, बादल फट जाता है, बहुत सारा पानी एक गिर जाता है, तो क्या होता है, फ्लैश फ्लड आता है। शहरी बाढ़ की बात करें तो कंक्रीट के कारण ग्रामीण की तुलना में चरम पे आई है, और 1.8 से 8 गुना तक इसकी मात्रा बढ़ जाती है। 6 गुना अधिक एनडीएमए के अलावा, ये एनडीएमए ने घोषित किया है कि अगर 6 गुना से अधिक बारिश हो रही है तो वो बाढ़ माना जाएगा, और अलग अलग दिशा निर्देश के लिए जारी किए गए हैं। पहल की बात करें तो आपदा मित्र कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, आपदा मित्र कार्यक्रम 350 जिलों में स्वयंसेवक द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, स्वयंसेवक द्वारा चलाया जाता है। अब बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गर्मी भी चल रही है तो न्यूज बन सकता है, ग्रीष्म लहर या हीट वेव की। तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक आता है, क्यों आता है, क्योंकि अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, अभी एकदम सेंटर ऑफ इंडिया से गुजरती है, तो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा वहीं गिरती है, और क्या डायरेक्ट गिरती है वर्टिकल, तो यहाँ पे ज्यादा प्रभाव होता है। प्रभाव हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, जैव विविधता को नुकसान। बात करते हैं
जैविक आपदाएं की, बायोलॉजिकल की, तो कि कौन से प्रकार होते हैं, एपिडेमिक होते हैं जो किसी क्षेत्र पे होते हैं, पेंडेमिक होते हैं जो वैश्विक होते हैं जैसे कोविड-19, और जैविक युद्ध या जैव आतंकवाद भी इसी में आता है। कारण की बात करें तो मानव पशु संपर्क, खराब स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन में कमी की वजह से ये फैलता है। परिणाम में क्या होता है, लॉकडाउन लगाना पड़ता है, मृत्यु में वृद्धि होती है और आर्थिक गिरावट आती है। मतलब अगर किसी देश के सिटीजन की तबीयत खराब होगी तो सिंपल सा वहां के जीडीपी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट दिखेगा। उसी की बात कर रहा है। बात करते हैं शीतलहर या कोल्ड वेव की, तो तापमान, इसमें क्या होता है कि तापमान मापा जाता है। अगर वो मैदानी इलाकों में तापमान 10 डिग्री से कम है और अगर वो पहाड़ों में 0 डिग्री से कम है तो बोला जाता है कि कोल्ड वेव है या शीतलहर है। प्रभाव की बात करें तो हाइपोथर्मिया होने लगता है, जमने लगती है चीजें, शीत शीत दंश, फसल बागवानी नष्ट होती है। आप देखो ना, जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो सेब वगैरह की फसल नष्ट होने लगती है पहाड़ों पे। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र की क्षति पहुंचती है। भूस्खलन और हिमस्खलन की बात करें तो भूस्खलन मिट्टी और चट्टानों का खिसकना, हिमस्खलन पर्वत शीर्ष से बर्फ के ढेर खिसकना। तो भूस्खलन भू का खिसकना, मिट्टी और चट्टानों का, और हिमस्खलन मतलब हिम का खिसकना, मतलब पर्वत से बर्फ के ढेर का खिसकना। बात करते हैं मानव जनित आपदाओं की, तो मानव जनित आपदाओं में पहला प्रमुख औद्योगिक या रासायनिक आपदाएं। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद रखेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 1984 में हुआ था, क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। कोरबा चिमनी डायना 2009 में हुआ था। मायापुरी रेडियोलॉजिकल हादसा 2010 में हुआ था। और विशाख या विशाखापट्टनम गैस रिसाव 2020 में हुआ था। बात करते हैं लॉस निमोनिक ट्रिक की, तो कानून और ट्रिक इसमें देख लीजिए। एक आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। पर्यावरण, जैसे आपको याद करना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, तो ट्रिक क्या बनाएंगे, पर्यावरण खराब होगा तो खांसी आएगी, तो 86 से खांसी आएगी। ऐसे है। खतरनाक अपशिष्ट बात करें रसायन नियम तो 89, ठीक है। खतरनाक अपशिष्ट रसायन नियम तो 1989 में है। सार्वजनिक दायित्व बीमा 1991 में है। एनजीटी की बात करें तो 2010 में आया। पर्यावरण वन संरक्षण का सीधे निपटान करने के लिए जीटी बनाएगी। ये फैक्ट है, क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी में पूछ सकता है, आपदाओं में ही पूछ सकता है, डाल सकता है, तो याद रखिएगा डायरेक्टली। अन्य मानव जनित खतरों की बात करें तो वनाग्नि की बात करें, फॉरेस्ट फायर की, तो भारत के आधे जंगल प्रवण, मतलब विशेषकर हिमालय के शंकुधारी वन, ठीक है। ये मानव जनित खतरों के लिए आग यहाँ पे लगने की संभावना ज्यादा होती है। कहाँ पे, भारत के आधे जंगल प्रवण विशेषकर हिमालय के शंकुधारी वनों में आग लगने की ज्यादा चांस होती है। भीड़ आपदा की बात करें तो क्राउड स्टैम्पेड, कुंभ मेले, रेलवे स्टेशन, इसका समाधान क्या है, उचित नीति और प्रशिक्षण कर्मी इससे बचा सकते हैं। ये था मानव जनित खतरे। वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर लग सकता है कि बहुत तो क्या करते हैं गर्मियों में, ऐसा कुछ जलाया, सिगरेट विगरेट जला के गए पहाड़ों पे, ऐसा फेंक दिया, गर्मी पड़ी रही है, चिंगारी छुप गई। ऐसा आप देखे होंगे ना कि गेहूं जल गया पूरा खेत का खेत, तो वही है। और भीड़ आपदा की बात करें तो बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है होली दिवाली के टाइम से कुंभ में हो गया कि एक मिस इन्फॉर्मेशन से, या लोग अपने आप को मैनेज करके नहीं चल रहे हैं, तो स्टैम्पीड या फिर वहां पे लोगों का एकाएक जो भीड़ और इकट्ठा एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती है, तो वो स्टैम्पीड वगैरह होने लगता है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्थाओं की, ठीक है। तो याकोहामा रणनीति 1994 में आई। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 के बीच, जिसकी 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं इसके। सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो 2015 से 30 के बीच कुल 17 लक्ष्यों में से 10 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संबंधित है, ठीक है। बात करें एशियन सेंटर की, तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र प्रिपेयर्डनेस बैंकॉक, ठीक है। इसका याद करने की ट्रिक है थाईलैंड जाने की तैयारी, ठीक है। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र प्रिपेयर्डनेस है बैंकॉक, ठीक है। तो थाईलैंड जाने की तैयारी मतलब कहाँ पे है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र तो बैंकॉक में है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र कहाँ है, बैंकॉक में। एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र कहाँ है, ये कोबे जापान में, कोबे जापान में है। अगर ये सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की बात करें, शार्क डीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की, तो स्थापना अक्टूबर 2006 में हुई थी, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। फिर क्या करें तो सार्क मछली 2006। अन्य की बात करें तो दक्षिण एशिया ज्ञान नेटवर्क 8 देशों का एक पोर्टल है। मालदीव समझौता नवंबर 2011 में हुआ था, उसके तहत ये बना था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व की बात करें तो 250 करोड़ रुपए का संचालन है। बात करते हैं परीक्षा के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। अभी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पूरी डिटेल में ये पीडीएफ पढ़ेंगे कि क्या होती है एनडीएमए, डीएम एक्ट क्या होती है। सब तक के लिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिए। डीएम एक्ट की धाराएं याद रखने का एक मस्ट ट्रिक है, +11 याद करो। जैसे एनडीएमए हो गया राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें से 11 जोड़ दोगे तो एसडीएम में बन जाएगा राज्य स्तर का, जिसके प्रमुख सीएम होते हैं। फिर उसमें 11 जोड़ दो तो डीडीएम में बन जाएगा, जिसके प्रमुख जिलाधिकारी साहब होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा ही है कि अगर पूछ ले कि अगर आपकी धारा ही पूछ ले कि कौन सी धारा है जिसके अंदर एनडीएम में, एसडीएम में या डीडीएम में आता है, तो ये आपको याद रखने में आसानी होती है। देख लिया था जो बेसिक है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का। आगे देखते हैं उसके एक्ट के बारे में कि वो एक्ट कैसे, वो एक्ट किस किस रूप में, जैसे कब विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ,
राज्यसभा में कब पारित हुआ, लोकसभा में कब पारित हुआ, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखने वाली बात क्या है, 11 मई 2005 को विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ, फिर 28 नवंबर 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ, 12 दिसंबर 2005 को लोकसभा में पारित हुआ और फाइनली 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली या प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और 28 जुलाई 2006 को चरणबद्ध तरीके से इसको इनेक्ट कर दिया गया या लागू कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये कि मंजूरी कब मिली इस एक्ट को राष्ट्रपति की, तो 23 दिसंबर 2005 को मिली। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, अधिनियम 2005 का है लेकिन लागू 2006 में हुआ है। याद रख लीजिए, जो एनडीए में अधिनियम है वो 2005 का है और ये लागू 2006 में हुआ है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं, 79 धाराएं, 13 सॉरी इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं और कुल धाराएं 79 है। ठीक है, अगर आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो बना कब 5 में, लागू कब हुआ 6 में, तो 6 5 11 टोटल चैप्टर है और कुल धाराएं 79 है। बात करते हैं जो मुख्य धाराएं हैं वो किसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले धारा 1 ये बात करता है संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार और प्रारंभ की, धारा 2 बात करता है परिभाषाएं की और धारा 4 बात करता है राष्ट्रीय प्राधिकरण का अधिवेशन मतलब मीटिंग्स की। अब देखते हैं धारा 3 में एनडीएमए की बात की गई है। ठीक है, जो एनडीएमए के जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम होंगे और सदस्य इसके अधिकतम 9 हो सकते हैं। एसडीएमए जो स्टेट लेवल का डेवलप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसके जो अध्यक्ष होंगे वो सीएम होंगे और सदस्य अधिकतम 8 हो सकते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो डीएम होगा और सदस्य 7 हो सकते हैं। तो देखिए धाराओं में आप 11 जोड़ते जाएंगे और जो सदस्यता है उसमें एक घटाते जाएंगे। ठीक है, वो याद हो जाएगा आपको आसानी से। अब बात करते हैं प्लानिंग की। ठीक है, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके प्लानिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आप वो ये चीज याद ही कर लेंगे कि 11, 23 और 31 ये क्या है, ये है नेशनल प्लान। नेशनल लेवल की प्लानिंग किसमें होती है, धारा 21 में होती है और जो स्टेट लेवल की 23 में होती है। कैसे याद करना है, 11 दूनी 22 से 23। ठीक है, 11 दूनी 22 से 23, फिर और 31 की डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिला। बात करते हैं आगे एक्शन और फाइनेंस की, तो धारा 23 में जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश दिया जाता है, किसके द्वारा, धारा 33 में जिला प्राधिकरण द्वारा, धारा 42 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, धारा 44 में एनडीआरएफ का गठन। याद रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछेगा किस धारा में क्या बात कर गया, सिर्फ यही रखना है, लास्ट मोमेंट पे आपको यही अगर याद आ गया क्वेश्चन हो जाएगा। धारा 43 जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश, धारा 44 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और धारा 42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, धारा 44 एनडीआरएफ का गठन और धारा 48 राज्य और जिला निधियों का गठन, मतलब फंड की बात करते हैं, राज्य और जिला निधियों का गठन। ठीक है, इसमें फंडिंग की बात हुई है। धारा 50 की बात करें तो आपात उपबंध में लेखा जोखा, किसमें, आपात उपबंध में लेखा जोखा। आगे देखते हैं, बात करते हैं अध्याय 10 की जिसमें अपराध और दंड की बात की गई है। तो जो एनडीएमए है, ठीक है, डीएमए है, उसके जो अध्याय 10 है उसमें किसकी बात की गई है, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं धारा 51 की। तो 51 में आदेश ना मानने पे या बाधा डालने पे 1 वर्ष या गंभीर रूप से अगर जुर्म है, संगीन है, तो 2 वर्ष की जेल। धारा 52 में झूठा दावा करने पे 2 वर्ष की जेल। धारा 53 में धन सामग्री का दुरुपयोग करने पे 2 वर्ष की जेल। धारा 54 में झूठी चेतावनी फैलाने पे 1 वर्ष की जेल। धारा 55 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध अगर कोई किया गया है तो जो उसका अपराधी माना जाएगा वो हमेशा विभागाध्यक्ष या एचओडी माना जाएगा। धारा 60 की बात करें तो अपराधों का संज्ञान 30 दिन के पूर्व सूचना के बाद न्यायालय को देना होगा। धारा 71 में बात की गई न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन। ये कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो अपराध और दंड को एनडीएमए डीएमए में पूछा जाता है बार बार, तो इनको याद रख लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है 51, 52, 53, 54, 55, 60, 71, बस ये 6 याद कर लीजिए, अपराध और दंड आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अध्याय 11 की, तो इसमें नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात की गई है। अब कुछ और धाराएं हैं जो पूछी गई है या पूछी जा सकती है। धारा 76 नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। धारा 77 संसद, अब याद रख लीजिए 7 संसद, तो धारा 77 नियम संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। धारा 78 राज्य सरकार के नियम। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं एनडीएमपी की, तो प्लान की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो ये कब आया, 2016 में आया। लागू कब से हुआ, 1 जून 2016 को पीएम मोदी द्वारा, किसके आधार पर, सेंडई फ्रेमवर्क के आधार पर। एनडीएमए औपचारिक गठन, एनडीएमए का जो औपचारिक गठन है वो 27 सितंबर 2006 को किया गया।
क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एनडीएमए का जो औपचारिक गठन है वो कब किया गया, तो वो किया गया 27 सितंबर 2006 को। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन का पृथक अध्याय जुड़ा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन का पृथक अध्याय जुड़ा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन का पृथक अध्याय जुड़ा। 12वें वित्त आयोग ने इसकी समीक्षा की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन का पृथक अध्याय जुड़ा, तो 10वीं में, और किस वित्त आयोग ने इसकी समीक्षा की, तो 12वीं में। तो 10 और 12 याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसका लेवल। तो याद रखिएगा, लोग अक्सर ये जो स्थानीय है ना, ये भूल जाते हैं, अक्सर ये भूल जाते हैं। उनको लगता है कि जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पे ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी बात होती है या प्लान की बात होती है, इसके प्लानिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग की। लेकिन याद करिए लोकल स्तर पे भी होती है। तो याद रखिएगा स्थानीय, जिला, राज्य और केंद्र। वही मैंने लिखा है कि अक्सर बच्चे 3 ही लगाते हैं, संस्थानीय स्तर भी शामिल है, ये याद रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय, राज्य और जिला। इसको एक बार डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो जो एनडीए में है, ठीक है, उसमें अध्यक्ष पीएम होते हैं, धारा 3 होती है, सदस्य 9 होते हैं, नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। एसडीएम में अध्यक्ष सीएम होते हैं, धारा 14, और किस धारा के अंदर, धारा 14 के अंदर सदस्य 8 होते हैं। जिला के जो डीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, धारा 25, और धारा 25 सदस्य 7। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बात करें तो धारा 8 डीएम एक्ट 2005 के अंदर इसका जिक्र है। अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव या होम सेक्रेटरी होते हैं। से अध्यक्ष की बात करें को चेयर की, तो स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वो को चेयर करता है। ठीक है, डीडीएम की बात कर रहा है। और जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अगले देखते हैं, बात करते हैं एनडीआरएफ की और यूपीएसडीआरएफ की, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की। तो एनडीआरएफ की स्थापना, पहला क्वेश्चन सीधा सा आपके पास सामने यही बोलेगा कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, तो 19 जनवरी 2006 को। किस धारा के अंदर है, तो एनडीएमए एक्ट, जो एक्ट आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, उसके धारा 44 के अंतर्गत एनडीआरएफ की स्थापना हुई 19 जनवरी 2006 को। 19 जनवरी 2006 को। अब देखिए 5 में एक्ट आया, उसके जस्ट अगले साल ही ये बनाएगी एनडीआरएफ। इसका मोटो क्या है, आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली, नोडल की बात करें गृह मंत्रालय। महानिदेशक कौन है इसके, तो पीयूष आनंद, पूर्व में अतुल करवाल जी थे। बटालियन की बात करें तो शुरुआत में 8 थी, लेकिन अभी 16 है। शुरुआत में 8 थी, अभी 16 है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सदबी और आईटीबीपी शामिल है। याद रखिएगा, जो इसकी बटालियन है अभी टोटल 16 है। बात करते हैं यूपीएसडीआरएफ की, मतलब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की। और स्थापना की बात करें तो 28 नवंबर 2016 इसकी स्थापना हुई थी। मोटो वी सर्व टू सेव, वी सर्व टू सेव इसका मोटो है। मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ। निर्माण एजेंसी की बात करें तो यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इस एजेंसी के अंदर इसका निर्माण हुआ। कंपनी की बात करें तो कुल 6, कितनी टोटल कंपनी है, कुल 6, जिसमें से 3 प्रथम चरण की 3 और द्वितीय चरण में 3। सेना नायक की बात करें कमांडेंट की, तो डॉक्टर अमित कुमार हरेंद्र प्रताप यादव इसके कमांडेंट है या सेना नायक। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे डिजास्टर को कैसे टैकल करने की जो विभिन्न चीजें हैं वो कैसे काम की है। तो 1994 में याकोहामा स्ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पे जापान में इसकी बात की गई है। देखिए ये ऐसे पूछ सकता है कि याकोहामा स्ट्रेटजी क्या है, लोकेशन क्या थी और कब थी। तो याकोहामा 1994 जापान। अगला बात करते हैं 2005 की। तो हैगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एचएफए, हैगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन फुल फॉर्म में पूछ सकता है एचएफए। तो हैगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एचएफए, लोकेशन क्या है इसकी, कोबे जापान। और इसका जो अडॉप्टर किया गया है वो 2005 में। ड्यूरेशन 2005 से और 15 के बीच। ये फोकस 5 प्रायोरिटीज पे फोकस किया था। इतना याद रखिए, बहुत है। सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, जो अब काफी चीजें इससे ली गई हैं। इससे क्या बोलते हैं कि किसी चीज से मोटिवेट होकर आप कुछ और करते हो। तो सेंडाई फ्रेमवर्क, लोकेशन सेंडाई जापान, ड्यूरेशन 15 से 30, 15 वर्षीय वैश्विक समझौता है ये। फोकस से 4 प्राथमिकताएं हैं और इसके 7 लक्ष्य। इंडिया इसका सिग्नेटरी मेंबर है। जो एनडीएमपी है जो 2016 में इसी पर आधारित है। एनडीएमपी 2016 में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो किस पे आधारित है, वो 2015 में जो सेंडाई फ्रेमवर्क था उस पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनडीएमपी जो कि 2016 में आया वो किस पर आधारित है, तो वो सेंडाई फ्रेमवर्क पर आधारित है। और सेंडाई फ्रेमवर्क कब आया था, तो 2015 में। कब आया था, 2015 में आया था। आगे देखते हैं, बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जो प्रोफाइल कार्ड्स होते हैं उनकी। तो यूएनडीडीआर, जिसको यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बोलते हैं, इस्टेब्लिश कब हुआ था, दिसंबर 1999 में। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड है। आगे देखते हैं जीएफडीडीआर, मतलब ग्लोबल फैसिलिटी फॉर, डीआरआर का मतलब होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
और ये स्टेब्लिश कब किया गया? तो सितंबर 2006 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। इंडिया ज्वाइन है 2013। इफेक्ट है, पूछ सकता है, एक बार देख लीजिएगा कि यूएनडीडीआर क्या है, जीएफडीडीआर क्या है। ऐसे बात करते हैं आईआरपी की, तो इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश 2005, कोबे जापान इसका हेडक्वार्टर है। सीडीआरआई की बात करें तो कोलिशन फॉर डिजास्टर एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सेंटर अलग से कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल। सीडीआरआई मतलब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्च इन 2019 बाय पीएम मोदी एट यूएन क्लाइमेट समिट। अगर ये मोदी जी ने लॉन्च किया है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। सीडीआरआई कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्च इन 2019 बाय पीएम मोदी एट यूएन क्लाइमेट समिट। ठीक है, यहाँ पे न्यूयॉर्क में। अब ट्रिक की एक दो बात करें तो यूएनडीडीआर की स्थापना आपदा न्यूनीकरण होगी तो शायद न्यू रहेगा, तो वही बात कर रहा है कि न्यू 99। ठीक है, यूएनडीडीआर मुख्यालय आपदा में जान जाती है तो जेनेवा। तो ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, अपना जो भी याद करने का तरीका। अब बात करते हैं बिम्स्टेक, सार्क और आसियान, ये क्या बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 में हुई। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज इसके तहत हुई है तो 2020 में हुई है उड़ीसा और इंडिया में। मतलब उड़ीसा में हुई है, मतलब इंडिया अपने देश में हुई है, और अपने देश में कहा उड़ीसा में हुई है। ठीक है, 2025 में जो हुई है वो बैंकॉक में है, और 2026 में जो है वो भी कर्नाटक में हुई है, इंडिया में ही है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है जो बिम्स्टेक की कंट्री है, जो भी इनके अंदर है वो करती है। तो वही बताया गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है जो बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर है उनके बीच जो हुई है, तो पहली हुई है 2020 में, दूसरी 2025 में। जो ये दोनों इंडिया में हुई है, मतलब 2025 वाली बैंकॉक में है और 2026 वाली इंडिया में। याद रखिएगा, जो 2026 में बिम्स्टेक के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज थी वो कहाँ हुई है? वो हुई है कर्नाटक में। भूमिका की बात करें तो एनडीआरएफ द्वारा ये आयोजित किया था। किसके द्वारा? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर। बात करते हैं सार्क की। सार्क की स्थापना 1985 में होता है। हेडक्वार्टर क्या इसका? काठमांडू है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 2006 में बना, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये पुनर्गठित किया गया 2016 में, गुजरात गांधीनगर में अंतरिम इसकी यूनिट बनाई गई, स्थापित की गई। आसियान की बात करें तो एएमसी डीआरआर, तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई। पहली बैठक बीजिंग चाइना में हुई। भारत में बैठकें हुई 2007 में और 16 में। पूछ लेगा बस कि क्या भारत की इसमें बैठक हुई है, नहीं है, भारत सिग्नेटरी है कि नहीं, बस एक बार देख लीजिए, दिमाग में बना रहे, आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब बात करते हैं इंसार की। तो इंटरनेशनल सर्च एंड रिसर्च एडवाइजरी ग्रुप, स्थापना 1991 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, भारत इसका सदस्य बना। उनोक की बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर, और इंसर्ग एंड यूएनडीए इसी के अधीन है। बस फैक्ट है, रख लीजिए। यूएनडीए की यूनाइटेड नेशन डिजास्टर असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इसकी स्थापना 1993 में। भारत के सदस्य कब बना? 2001 में बना। सीएमसीपी एंड एससीओपी, तो ये सीएमसीपी 2001 में बना, यूरोपियन यूनियन इसका वहां हेडक्वार्टर है। और स्कोप की बात करें तो पर्यावरण पर वैज्ञानिक समिति बनाई गई। स्कोप ट्रिक याद करना हो तो इसरो की स्थापना के समय ही यह स्थापित किया गया, याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 1989 से हुई है। 2025 में इसकी थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की? तो आपदाओं को नहीं, लचीलेपन को निधि दे। ठीक है, फंड्स रिड्यूस नॉट डिजास्टर। अब बात करते हैं अधिनियम की। ठीक है, कुछ ऐसे अधिनियम जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट तो पढ़ ही लियो। अब एक दो अधिनियम ऐसे देख लेते हैं जो कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछता है। ठीक है, तो जल संरक्षण अधिनियम 1974, देखिए जल की चाहत होती है 74, याद कर लीजिए, वो ट्रिक है। वायु संरक्षण अधिनियम एयर 1981। ठीक है, तो अगर एयर खराब होती है तो खांसी आती है, 81 खांसी 81। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, तो 86 एक बड़ा शब्द है, याद रखेगा। ये 81 खांसी से याद कर लीजिए, और 86 खांसी से बड़ा मतलब ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए। 81 पहले आ गया। ठीक है, अब 86। ठीक है, तो कुछ अपना बना लीजिए, मैंने तो ऐसे याद किया है, खांसी से रिलेट कर लिया, 81 खांसी, 86 बड़ा है। ठीक है, उससे याद कर लिया, बड़ा शब्द है उससे याद कर लिया मैंने। अब एपेंडेमिक की बात करें 1897। ठीक है, जो एक्ट आया था, एपेंडेमिक एक्ट आया था, महामारी 1897 में। देखिए याद करिएगा, ये डिजीज अंग्रेजों के समय बहुत सताए। ठीक है, तो 97। ठीक है, 97। कुछ चीजें जो अंग्रेजों को लगता था कि वो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए प्लेग वगैरह बहुत आता था ना, तो कुछ एक्ट वो बहुत पहले ही बना के गए थे। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 80, कारखाना की बात करें तो 48, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 62। कुछ एक्ट है, याद रखिए, जरूरी नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट का है तो वही पूछे, एक दो इधर उधर ऑप्शन में डाल देगा, आता तो सब उसी के अंदर है। ठीक है, अगर आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, मतलब मैंग्रोव लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप डिजास्टर मैनेजमेंट से खुद को बचा रहे हो। ठीक है, वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे प्लांटेशन हेल्प करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने में। तो मुझे ही देख रहा था। अब एक दो टर्म देख लेते हैं। इकोलॉजी हैकेल ने दिया था, इकोसिस्टम टेंसले ने दिया था, 10% ला लिंडबैन ने दिया था, और नीचे
किसने दिया था? गिरने ने दिया था। ये सब आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट की वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। 1-2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो एक-एक चीज क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं एनडीए में। एनडीएमपी अपडेट थी तो 2019 में एनडीएमपी को अगतन अपडेट किया गया। हो सकता है कि लास्ट टाइम एनडीएमपी को कब अपडेट किया गया था? तो 2019 में किया गया था। कारण COP21 पेरिस समझौते पर पीएम के 10 सूत्रीय एजेंडे को जोड़ने के लिए, ठीक है। क्यों किया गया था? क्योंकि COP21 पेरिस समझौते पर पीएम के 10 सूत्रीय एजेंडे को जोड़ने के लिए उसको किया गया था, एनडीएमपी को अपडेट किया गया था लास्ट टाइम कब? 2019 में। तो देखिए मैंने इसमें पूरा आपका जितना हो सकता था हर एक चीज कवर कर दिया बहुत डिटेल में। मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर के लिए आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर आप कहीं किसी सोर्स से पढ़े हैं तो जरूर उससे रिवाइज करें। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको फटाक से उठा के देख लें। हर चीज जो आ सकती है बेसिक से लेके ऊपर तक देख देखिए कौन सी चीजें भारत की सुविधा परिचय मैंने भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात सब कवर कर लिया है, कितना परसेंट कौन सा जोन प्रोन है एग्जाम्पल के साथ। फिर मैंने ये भी कवर कर लिया आपदा प्रक्रिया और पश्चात क्या क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं, आपदा पूर्व उपाय मतलब प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन क्या होता है, रोकथाम संबंध और तैयारी के बारे में बात कर ली। मैंने बात कर ली आपदा का प्रभाव, हजार विविधता और जोखिम के बारे में मैंने बात कर ली। भारत में आपदा प्रबंधन और उसकी अवस्थाओं के बारे में बात किया गया, आपदाओं के वर्गीकरण के बारे में, और फिर पूरा आपदा प्रबंधन क्या है, ठीक है, कारण परिणाम प्रभाव, ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, 1-2 बार आप देख लेंगे ना तो आपका जितना बेसिक्स है, बेसिक से लेकर टॉप तक क्वेश्चन करने की क्षमता तो बनी जाएगी। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।